इस्तेमाल हुए हैं, उन 10 राउटर्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही होगी, जो पैकेट्स रिसीविंग हो रही होगी, सेंडिंग हो रही होगी, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाएंगे, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। और जब हम एक इंस्टीट्यूशन से चले जाते हैं बाहर आउट ऑफ सिटी किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास, या कैंपस है एक शहर में और उसकी जो मेन यूनिवर्सिटी दूसरे कैंपस में है, तो उन दोनों ने जब आपस में कम्युनिकेशन करनी है, उसका ऑटोनोमस सिस्टम अपना है, कैंपस का ऑटोनोमस सिस्टम अपना है। कैंपस के ऑटोनोमस सिस्टम में 10 राउटर हैं, जो मेन यूनिवर्सिटी है उसके जो इंस्टीट्यूशन है उसमें 100 राउटर्स हैं। तो अब उन दोनों के आपस में जब कम्युनिकेशन होगी तो वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के ज़रिए से होगी। उस वक्त हमें दोनों ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में मिलाने के लिए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने डायग्राम बनाई है, देखिए आप डायग्राम में तो आपको समझ आ जाएगी कि एक हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, एक ऑटोनोमस सिस्टम हमारे पास 2 है। ऑटोनोमस सिस्टम 1 में 3 राउटर हैं, ऑटोनोमस सिस्टम 2 में भी 3 राउटर मैंने शो किए हुए हैं। तो जब हमने बात करें कि राउटर 4 ने फ़र्ज़ को कम्युनिकेशन करनी राउटर 1 के साथ, राउटर 4 जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम 2 का हिस्सा है और राउटर 2 जो है वो IGP जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम 1 का हिस्सा है। तो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ होगा जो उनको आपस में कम्युनिकेट करेगा। इसी तरह से ही आपस में जो राउटर मिले हुए हैं वो देखेंगे आप IGP के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो IGP और EGP आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। दोनों ऑटोनोमस सिस्टम जो बनता है नेटवर्क का उसके अंदर काम करते हैं। प्रोटोकॉल जो होते हैं बेसिकली हमारे पास 2 तरह के होते हैं जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। एक यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो हैं वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। The number 1 is distance vector routing protocols and the number 2 is link state routing protocols. तो जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उसकी अगर हम बात करें तो सिंपल राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसने जो अपना राउटिंग का जो डिसीजन होता है वो उसने अपनी नंबर ऑफ़ जो होप्स होती हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान उसके ऊपर लेना होता है। मीन दैट उसने वो रूट अडॉप्ट करना है जहाँ पे उसे कम से कम होप्स जो होती हैं उसको वो हों और वो कम से कम होप्स को से होता हुआ सोर्स तक पहुँच जाए। तो बेस्ट रूट उसे बोलते हैं और हर राउटर ने ये ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट जो रूट होता है उसको सेलेक्ट करना होता है और उसके अंदर एल्गोरिथम डेफिनेटली होते हैं और जो टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं वो सारी चूँकि यूज़ की होती हैं तो वो राउटर के पास उनके एड्रेसेस होते हैं, हर सोर्स के जो उसके साथ कंप्यूटर अटैच्ड हैं वो सारे उसको पता होता है। तो इस वजह से वो अपना बेहतरीन जो रूट होता है उसको सेलेक्ट करता है और जो बेहतरीन रूट और उसको कम से कम जहाँ पे होप्स हों यानी कि कम से कम उसको राउटर से गुजरना पड़े उसको वो सिलेक्ट करता है। और उसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो RIP है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल जो है उसकी एग्जांपल है, उसकी टाइप है। अगर हम दूसरी बात करें नेक्स्ट तो वो है लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल है। It takes into account the states of links of all the routers in a network. This technique helps routes build a common graph of the entire network. All routers then calculate their best path for routing purpose. For example, open shortest path first and intermediate system to intermediate system IS protocol. These are used for the link state routing protocol. तो ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली इसने सारे राउटर्स जो उसके रूट्स के अंदर आ रहे होते हैं उन सब की डिटेल जो है वो उसके पास वो अपने होती है,
उसका वो ग्राफ बनाता है, एल्गोरिदम के ज़रिए से उसका ग्राफ बना जाता है, उसमें से उसने जो उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है कम्युनिकेशन करने के लिए, वो उसके पास वो पहुंच जाता है और अपनी वो कम्युनिकेशन कर लेता है। इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स की अब हम आगे चलते हैं, इसको इंटीरियर एक्सटीरियर तो हो गए, उसकी मेन क्लासेस हो गई। अब उनके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उसको अब हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कि कौन सा प्रोटोकॉल एक्सटीरियर है और कौन सा प्रोटोकॉल इंटीरियर है। बीइंग ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमें ये चीज़ें भी हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब चूँकि बॉर्डर देखें नाम से भी ज़ाहिर है, बाउंड्री इसके अंदर यूज़ हो रही है, तो डेफिनेटली ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होगा। इस तरह से हमें इसको ध्यान में रखना भी आसान हो जाता है। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमें जो ऑटोनमस सिस्टम है हमारा, जो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, उसकी जो रूटिंग है वो सारी की सारी ये हमें प्रोवाइड करता है। और जो पॉलिसीज़ हैं कि किस पॉलिसीज़ के तहत हमने जो रूट समय एडवर्टाइज्ड होता है हमारे राउटर को, उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए ये पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बनाता है। और ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी जो है वो उसको यूज़ करता है, तो इसलिए इट इज़ वेरी रिलायबल फॉर टीसीपी कम्युनिकेशन। उसके बाद जो डेस्टिनेशन है उसको ये पाथ जो होता है, सारा का सारा जो पाथ, चूँकि रूटिंग इन्फॉर्मेशन तो इसी के पास होती है ना कि कौन सा रूट है, किसके ऊपर डाटा जाना है एक वन सिस्टम से दूसरे ऑटोनमस सिस्टम की तरफ, तो उसके लिए जो पाथ है वो सारा का सारा ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो होता है वो बता रहा होता है। और इसी वजह से जो इंटरनेट है उसके अंदर ईजीपी प्रोटोकॉल जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो वर्जन है बीजीपी का, वो बीजीपी वर्जन 4 जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये चूँकि सारी ट्रांजिट रूटिंग जो होती है वो सारी बता रहा होता है, इस वजह से बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नाम होते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा इनका फ़र्क, वो इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स उससे भी आपको पता चलेगा। तो अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की हम बात करें रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की, तो डेफिनेटली इट इज़ यूज्ड फॉर रूटिंग विद एन ऑटोनमस सिस्टम। चूँकि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल अमॉन्ग ऑटोनमस सिस्टम काम करता है, तो इसका मतलब वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हुआ। और ये जो कि विद एन ऑटोनमस सिस्टम काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हुआ। तो इसलिए इसको आईजीपी का एक अहम प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो होप काउंट मैट्रिक जो इस है वो सारी की सारी आरएबी का काम होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल है। तो अब उसके अंदर जब बात करें, वो सारी होप्स जो है उसको वो काउंट करता है, और हर नेटवर्क जो होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में जो उसकी एक होप जो इस्तेमाल होती है उसको ये मैयर करता है। ये यूडीपी ट्रांसमिशन जो है उसको यूज़ करता है फॉर मैसेजिंग, इट इज़ नॉट फॉर टीसीपी। आरआईपी जो है ये तक लैन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब हमने इंटीरियर पे अब बात आ गई तो उस वक्त ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, OSPF। तो ये भी हमने पहले हमारे एक्सटीरियर जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, और उसमें हमने आगे बात की थी हमारे डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल। तो उसके अंदर हमने इसका जो है ना मतलब हमने नाम लिए थे। बहरहाल ये भी हमारा डेफिनेटली
एक जो साइज़ है ना नेट रोटर्स का, बहुत ज़्यादा वेक्टर जब हो जाते हैं ना, रोटर हो जाते हैं, जब हज़ारों की तादाद में रोटर हो जाते हैं, तो उस वक्त कम्युनिकेशन जो है वो किस सोर्स से डेस्टिनेशन जो करवानी है, तो वो डेफिनेटली एक मुश्किल टास्क होता है ना। और उस वक्त फिर डेफिनेट सी बात है, हम उन रोटर्स को एक दूसरे के साथ रूट्स करना, तो ये एल्गोरिदम मुख्तलिफ यूज़ होते रहते हैं। बहरहाल ये ओपन शॉर्टेड फास्ट जो प्रोटोकॉल है, ये जो हमारी जितनी भी लार्ज जो इंटर सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, तो उनके लिए ये इसको देखा जाता है। बहरहाल जो IETF है वो ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल है, वो उसको वो उन्होंने डिवाइस किया कि जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है उनके अंदर इसको यूज़ किया जाए। तो करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो ये ऑटोनोमस सिस्टम के चूँकि विजन काम करता है, और इसलिए इसको इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को ही कहा जाता है। और बेसिकली ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है राउटर्स के दरमियान में, उसने चूँकि उसको यूज़ करनी होती है, फॉरवर्ड करना होता है, तो इसलिए ये जो है ये 32 बिट जो एड्रेस मास्क होता है, यानी कि जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं, वो उसने सारा अपने उसकी जो क्लासेस होती हैं उसको सारी, और मैसेज जो एक्सचेंज करना होता है उसको ये अपने उस एल्गोरिथम के अंदर फीड कर लेता होता है। उसके बाद जो ये रूट्स हैं उनको इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्टेड उसके रूट्स हैं। तो एक जो BGP से फ़र्ज़ करो इसकी कम्युनिकेशन हुई है किसी दूसरे सिस्टम के साथ, तो उसके जो रूट्स हैं उनको ये सब को जो है इंट्रोड्यूस करवाता है। और उसके बाद ये लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करता है। तो ये इसकी मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको दूसरों से सुपीरियर बनाती हैं। इसलिए OSPF जो है वो इट इज़ ऑप्टिमाइजेस बाय डिज़ाइनिंग ए सिंगल राउटर टू ब्रॉडकास्ट ऑन दी नेटवर्क। बहुत ही अहम ये हमारा प्रोटोकॉल है ये। उसके बाद मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास आ जाते हैं जी। अगर हम मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स की बात करें तो काफ़ी सारे मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे होते हैं। एक है डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, DVMRP इसको बोलते हैं। दिस प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द यूनिक्स प्रोग्राम MROTET and the internet multicast backbone. DVMRP performs local multicast and uses IP and IP encapsulation to send multicast datagram from one site to on the internet to the other. उसके बाद हमारे पास कोर बेस्ड ट्रीज, ये भी एक मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है। इट इज़ आल्सो मल्टीकास्ट राउटिंग स्कीम in which protocol software builds a delivery tree from central point. When a user joins a group, routers send a message toward the central point to search for the nearest participating router. तो ये सेंट्रल पॉइंट बेस्ड होती है सारी, कि किसके साथ राउटर ने सर्वर्स ने जिस डेस्टिनेशन के साथ अपनी कनेक्टिविटी करनी है, उसका जो राउटर है वो सेंट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। और इस तरह से जो प्रोटोकॉल्स है वो अपना जो डाटा जिसने सेंड करना है वो अपनी एक ट्री बनाता है, डिलीवरी ट्री बनाता है। वो डिलीवरी ट्री सेंट्रल पॉइंट के पास जाती है। इस तरह से वहाँ से मैसेज होता है वो सेंट्रल पॉइंट से आगे ट्रांसमिट होता है जो उसका डेस्टिनेशन होगी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट स्पार्स मॉड। This is also a multicast protocol and it uses the same approach as CBT to form a multicast routing tree.
The designer choose the term protocol independent to emphasize that although unicast datagrams are used to contact remote destination when establishing multicast forwarding, PMSM does not depend on any particular unicast routing protocol. तो PMSM है ये भी CBT की तरह ही काम करता है, जिस तरह से वो ट्री भी अपनी ट्री बनाती है। चूँकि इसमें जो ये प्रोटोकॉल बनाया गया है तो बेसिकली यही होता है कि रिमोट डेस्टिनेशन जो है उसके साथ कांटेक्ट करना होता है और मल्टीकास्टिंग फॉरवर्डिंग हो रही होती है हमारे इंटरनेट के अंदर। तो इस वजह से ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट जो टर्म यूज़ की गई मल्टीकास्टिंग के लिए वो इसलिए की गई है कि यहाँ पे जो रिमोट डेस्टिनेशन है वो जब मल्टीकास्टिंग फॉरवर्डिंग करने लगे तो उसको कोई इशू ना हो, ठीक है। इसलिए वो यूनिकास्ट रूटिंग जो है उसको ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, ना ये यूज़ करती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड। तो ये भी हमारे पास मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन। जब इसको यूज़ करना हो तो ये यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट करता है आपके मल्टी जो कास्ट पैकेट्स हैं टू ऑल लोकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप इससे ये भी कह सकते हैं ये ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल है जो मल्टी जो डाटा है हमारा मल्टीकास्ट पैकेट्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में तमाम जो रिसीवर्स हैं, बॉस का मैसेज है तमाम एम्प्लॉयज़ को पहुंचाना है, तो जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से ये जो मल्टीकास्ट पैकेट्स हैं वो सारे जितने भी राउटर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबको ये ब्रॉडकास्ट कर देगा और वो आगे उसकी जो उसके साथ जितने भी सिस्टम अटैच होते हैं उन सबको वो उसको फॉरवर्ड कर देगा राउटर्स, और इस तरह से वो वापस उसको रिप्लाई भी आता है। तो इसलिए स्टॉप एंड फ्लो पैकेट्स वाली जो है रिक्वेस्ट उसको भी ये काम करता है। तो बहरहाल इसको किसी किस्म के सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती जब इसने अपनी ट्रांसमिशन करनी होती। तो ये हमारे मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स थे। तो हमने अब तक जो रूटिंग है उसके लिए हमने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स और आगे उनकी मज़ीद जो इकसाम है उनको डिस्कस किया है। तो यहाँ तक तो हमारी ये प्रोटोकॉल्स जो थे रूटिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे थे वो कंप्लीट होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एड्रेसेस बेसिकली एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं जो सॉफ्टवेयर जो हमें वो प्रोवाइड करता है। फिज़िकल जो नेटवर्क हार्डवेयर होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने एक कंप्यूटर जो है उसको किस तरह से लोकेट करना है उसके प्रोटोकॉल एड्रेस से। तो प्रोटोकॉल जो एड्रेस होते हैं जो नेक्स्ट होप होती है जिसका कम्युनिकेशन करनी होती है उनको पहले फिर ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनको ट्रांसलेट भी उनके जो हार्डवेयर इक्विवेलेंट हार्डवेयर जो एड्रेस उसका यूज़ हो रहा होता है उसके साथ उसको करना होता है ट्रांसलेट। और पैकेट जो सेंड हो रहा होता है उसके पैकेट के सेंड होने से पहले ये ट्रांसलेशन होनी ज़रूरी होती है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये मैपिंग होती है बिटवीन प्रोटोकॉल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस, और इसलिए इसको हम एड्रेस रेजोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम इसमें फिगर में देखें, ए जो है वो रिजॉल्व कर रहा है प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर बी फॉर प्रोटोकॉल मैसेज फ्रॉम एन एप्लीकेशन ऑन ए सेंड टू द एप्लीकेशन ऑन बी।
ए डज नॉट रिजॉल्व ए प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर एफ। एफ आप देख रहे हैं एंड पे है, तो एफ के साथ वो जो उसने एक्सचेंज अगर कोई करना है तो उसके साथ उसकी एड्रेसिंग नहीं कर रहा, उसको रेजोलेट नहीं कर रहा। चूँकि पहले वो ए को बी के साथ उसने कम्युनिकेशन करनी है, तो उसने ए का एड्रेस बी से रेजोलेट करना है। जब ए ने एफ़ के साथ इंटरनेट के ऊपर जब बात कर लेते हैं हम, कम्युनिकेट करना है, तो उसने डेफिनेटली अपने राउटर R1 से भी उसने गुजरना है और R2 से भी उसने गुजरना है। तो जो ए है पहले वो रिज़ॉल्व करेगा R1 का हार्डवेयर एड्रेस, और नेटवर्क लेयर जो होती है ए के ऊपर वो पास करती है पैकेट, जिसके अंदर डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एड्रेस होता है फॉर एफ़। वो एड्रेस किसके पास जाता है? R1 के साथ जाता है। इस तरह से आगे R जो है वो नेक्स्ट C और B D के साथ होता हुआ R2 के साथ, और इस तरह से R2 आगे फिर F के साथ। तो इस तरह से इसकी सारी कम्युनिकेशन होती है। तो A ने डायरेक्ट F के साथ जब करना, तो उसको जितनी भी होप्स आ रही होती हैं, जितने भी राउटर आ रहे होते हैं, उन सब के साथ उसकी पहले रेजोल्यूशन हो रही होती है, वो एड्रेस की मैपिंग हो रही होती है हार्डवेयर एड्रेस के साथ, फिर जाके वो ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो अगर टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो एड्रेस रेजोल्यूशन के लिए तो हमारे पास जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं वो है एक टेबल लुकअप, और दूसरी है क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन। अगर हम टेबल लुकअप की बात करें तो इसमें जो बाइंडिंग या मैपिंग हो रही होती है ना, वो एक टेबल के अंदर हो रही होती है। और जाहिर बात है जब टेबल के अंदर, उसके अंदर एक डेफिनेटली मेमोरी भी है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं जिसके एड्रेस को उन्होंने रिज़ॉल्व करना होता है, उसको सर्च करते हैं, उसकी मैपिंग कर देते हैं। और अगर हम क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन की बात करें तो उसमें जो प्रोटोकॉल एड्रेस जो एक कंप्यूटर को असाइन किया होता है, उसको इस तरह से चूज़ किया जाता है कि जो उसका जो कंप्यूटर हार्डवेयर एड्रेस है वो कंप्यूट हो उसके प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ, और इसके लिए बूलियन और अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम इसकी तीसरी किस्म है मैसेज एक्सचेंज, तो उसके अंदर अगर मैसेज एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो उसके जो मैसेज एक्सचेंज होते हैं अक्रॉस ही जो कंप्यूटर्स हैं जितने वो नेटवर्क के अंदर होते हैं, वो उनके एड्रेस जो होते हैं उसके साथ वो रिज़ॉल्व होते हैं। एक कंप्यूटर मैसेज सेंड करता है जिसने एड्रेस बाइंडिंग की रिक्वेस्ट सेंड की थी, और दूसरा जो है कंप्यूटर उसको रिप्लाई करता है, ठीक है जी, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है। तो इस तरह से मैसेज एक्सचेंज का जो काम होता है वो हो जाता है जी। अब अगर हम बात करें एड्रेस रेजोल्यूशन विद टेबल को थोड़ी डिटेल के साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो रेजोल्यूशन है उसको डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर होता है, जो एड्रेस बाइंडिंग की इंफॉर्मेशन जो है उसके पास होती है, और एक सेपरेट एड्रेस बाइंडिंग टेबल जो होता है वो यूज़ किया जाता है हर फिज़िकल नेटवर्क के लिए। तो जो टेबल है वो स्टोर करता है एड्रेस बाइंडिंग को हर कंप्यूटर जितने भी उनके, और तकरीबन वो जो डज़न होस्ट हैं उससे थोड़ा सा कम होता है, और चूँकि सीक्वेंशियल सर्च होती है वो यूज़ की जाती है, तो इस वजह से वो होस्ट जो होते हैं उनके वो डज़न जो तकरीबन एक डज़न जो है उसके थोड़ा सा कम रखे जाते हैं। और दो स्टैंडर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसकी जो एफिशिएंसी है उसको कंप्यूट करने के लिए, एक हैशिंग है और एक डायरेक्ट इंडेक्सिंग है। हैशिंग की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हैशिंग एक एल्गोरिदम है
जिसने बेसिकली जो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको इसने ट्रांसफॉर्म करना होता है, और उसकी लेंथ जो होती है वो शॉर्ट फिक्स लेंथ होती है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एक की होती है जो असल में ओरिजिनल जो स्ट्रिंग होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये डेटाबेस जो होती है उसके अंदर भी हैशिंग जो होता है वो बेसिकली यूज़ की जाती है इंडेक्सिंग के लिए और एटम जो है उनको रिट्रीव करने के लिए, और ये बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें की के ज़रिए से फाइंड आउट कर लेना होता है। तो ये आमतौर पर जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जितने भी उनमें भी हैशिंग टेक्निक जो होती है ना वो यूज़ हो रही होती है। उसके बाद आ रही थी डायरेक्ट इंडेक्सिंग। ये लेस जनरली नोन टेक्निक है। ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे प्रोटोकॉल एड्रेस जो होते हैं ना वो कम्पैक्ट रेंज होती है वो उनको असाइन किए जाते हैं, तो वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन विद क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन। तो वो नेटवर्क्स जो कॉन्फ़िगरेबल एड्रेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं ना तो उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो अपना एड्रेस जो है उसको चूज़ करें जो बेसिकली जो उनकी क्लोज फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन है उसको वो पॉसिबल बनाए। तो उसके लिए एक रिसॉल्वर जो है यूज़ की जाता है जो कि मैथमेटिकली फंक्शन के ज़रिए से मैपिंग करता है आईपी एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस के साथ। जब एक कंप्यूटर ने कनेक्ट होना होता है नेटवर्क के साथ तो उस वक्त जो लोकल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो हार्डवेयर एड्रेस जो है उसको चूज़ करता है, उसके साथ आईपी एड्रेस को भी चूज़ करता है। तो उसके लिए 2 वैल्यूज़ जो डेफिनेटली वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से वो उसकी जो जिस एड्रेस के साथ उसे कनेक्शन करना होता है उसके साथ वो कनेक्ट कर हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास एक सबनेट एड्रेस दिया हुआ है। जो फर्स्ट होस्ट है उसका एड्रेस दिया हुआ है 220.123.5.1, जो उसका हार्डवेयर एड्रेस है वो 1 है, और आईपी एड्रेस जो है सेकंड होस्ट का वो 2, उसका एड्रेस 2 है, और राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो 220.123.5.101 है, उसका हार्डवेयर एड्रेस कितना 101 है। तो एक बूलियन एंड ऑपरेशन जो होता है उसको वहाँ पे होता है जो क्या करता है उनकी हार्डवेयर जो एड्रेसेस होते हैं उनकी और जो होती है वो आईपी एड्रेस के साथ और उसके जो राउटर होता है उसके एड्रेस के साथ उसकी मैप एंड ऑपरेशन करके उसका हार्डवेयर एड्रेस में उसको मैप्ड कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एड्रेस रिलेशन विद मैसेज एक्सचेंज। ये एआरपी के ही सारे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन जो है वो मैपिंग जो है वो होती कि 3 तरीक़ों से होती है ना। टेबल लुकअप के ज़रिए भी हमने देख लिया, उसके बाद हमने अगली टेक्निक्स भी उसकी पढ़ ली, उसके बाद नेक्स्ट आ गई मैसेज एक्सचेंज की, तो वो अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे हैं। वो कह रहा है कि इसके अंदर एक जो है ना लोकल कंप्यूटर जो होते हैं उसकी बजाय डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच जो होती है ना वो यूज़ की जाती है। एक कंप्यूटर जिसको रिज़ॉल्व आपने करना है उसके एड्रेस, तो वो बेसिकली क्या करता है अपना मैसेज सेंड करता है पूरे नेटवर्क को और वहाँ से उसको रिप्लाई आ जाता है। अब जो मैसेज होता है उसके साथ एक रिक्वेस्ट होती है जिसने ये स्पेसिफाई किया होता है प्रोटोकॉल एड्रेस को, और जो रिप्लाई आता है वो हार्डवेयर एड्रेस का आता है। तो 2 हमारे पास डिज़ाइन बन जाते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। जब सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो उसमें नेटवर्क जो होता है इंक्लूड करता है एक या एक से ज़्यादा सर्वर को, जिनको वो असाइन जो है वो टास्क जो असाइन कर दिया जाता है, जिन्होंने जो एड्रेस रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट होती है उसको आंसर करना होता है। उसके एक एडवांटेज ये भी है कि जो रेजोल्यूशन होती है वो इजी हो जाती है कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो मैनेज को करना आसान हो जाता है, उसको कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेज एक्सचेंज रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें हर जो कंप्यूटर होता है नेटवर्क के अंदर
वो पार्टिसिपेट करता है एड्रेस रेजोल्यूशन के अंदर। उसमें उसने एक एग्रीमेंट होता है डेफिनेटली कि उसने आंसर ज़रूर करना होता है रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट का। तो इसका भी एक एडवांटेज है कि एड्रेस रेजोल्यूशन जो है सर्वर वो उसमें एक बॉटल नेक के तौर पर होता है और उसकी कॉस्ट जो थी वो कम हो जाती है। अगर हम अब नेक्स्ट बात करें जो ARP है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसका जो मैसेज है उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह का मैसेज जो है वो असल में ट्रांसमिट हो रहा होता है। यहाँ पे टेबल में आपको T से मुराद जो शो हो रहा होगा वो टेबल लुकअप शो हो रहा होगा, C से मुराद क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन होगी और D से मुराद डाटा एक्सचेंज होगा। तो ये फीचर्स कुछ बताए हुए हैं, कौन सा ARP मेथड जो है यूज़ होगा वो डिस्कशन हुई है। किसी भी हार्डवेयर के साथ अगर हम बात करें यूज़फुल है तो वो डेफिनेटली टेबल लुकअप यूज़ किया जाता है। एड्रेस चेंज इफेक्ट्स ऑल होस्ट टेबल प्रोटोकॉल एड्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एड्रेस, तो दोनों यूज़ हो सकते हैं। टेबल लुकअप से भी यूज़ हो सकता है और डाटा एक्सचेंज भी यूज़ हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड हमारे दो डिफ़ाइन किए जाते हैं मैसेज के लिए, वो एक रिक्वेस्ट है और एक रिस्पॉन्स है। रिक्वेस्ट के अंदर डेफिनेटली वो एक IP एड्रेस होता है और उसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस होती है, और रिस्पॉन्स जो होता है उसके अंदर भी IP एड्रेस होता है जो रिक्वेस्ट के अंदर सेंड हुआ होता है और हार्डवेयर एड्रेस होता है। अब हम ARP जो मैसेज जो है उसका फॉर्मेट है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर प्रोटोकॉल जो होता है ना उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के तहत ही सारा जो उसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है ना, मैसेज जो जा रहा होता है आ रहा होता है, डाटा सेंडिंग से रिसीविंग सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा होता है, किस तरह से जा रहा होता है। तो ARP जो है वो भी तकरीबन 32 बिट IP एड्रेस जो होता है उसके लिए ये से लेकर 48 बिट इतने एड्रेस उनकी बैंडिंग के लिए चूँकि यूज़ हो रहा होता है। 32 बिट IP एड्रेस और उसने मैपिंग करनी है, चूँकि इथरनेट एड्रेस के साथ मैक एड्रेस जिसको हम बोलते हैं तो वो 48 बिट का होता है। तो उस हिसाब से ये 32 बिट को जो है वो किस तरह से डिवीज़न उसकी होती है, तो उसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स बनती हैं तो उसमें 8 बिट जो होते हैं हार्डवेयर एड्रेस टाइप के होते हैं और उसमें हार्डवेयर 8 जो हैं वो प्रोटोकॉल एड्रेस टाइप के होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हेडर को जो है उसकी लेंथ होती है और इस तरह से पैडर जो है उसकी एक लेंथ होती है और ऑपरेशन जो होता है उसका होता है वो अगला आ जाता है। उसके बाद सेंडर का जो हार्डवेयर एड्रेस है उसके जो 4 ऑक्टेट्स हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। इस तरह से सेंडर का जो हार्डवेयर एड्रेस है उसके जो लास्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो, और फिर सेंडर का जो पैडर है उसके लास्ट 2 ऑक्टेट्स, ये हो गया जी यहाँ पे। अब चूँकि 48 बिट पूरे करने होते हैं तो सेंडर के पैडर जो होगा अगली लेयर में उसमें उसके लास्ट 2 ऑक्टेट्स और टारगेट जो उसका बेसिकली जिसके साथ हार्डवेयर एड्रेस ने जाके टारगेट करना है, जो उसका टारगेट कौन सा है, फिर अगले फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स उसके आ जाएंगे। इस तरह से टारगेट्स आगे हार्डवेयर एड्रेस उसके लास्ट 4 ऑक्टेट्स और पैडर के लिए 4 ऑक्टेट्स जो हैं वो रखे होते हैं। इस तरह से एक मैसेज बनता है जो सोर्स से रिसीविंग जो मशीन होती है उसके पास ये जाता है और फिर वापस मैसेज लेके आता है। तो ये दरमियान में सारी उसकी हो रही होती है, मैपिंग हो रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा इनकैप्सुलेशन। When one computer sends ARP message to another, the message जो है वो उस वक्त ट्रैवल हो रहा होता है हार्डवेयर फ्रेम के अंदर। तो टेक्निकली अगर बात करें प्लेसिंग मैसेज जो है इनसाइड अ फ्रेम फॉर ए ट्रांसपोर्ट इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो हमने फ्रेम के अंदर बेसिकली जो मैसेज अपना रखा है जिसने मैप्ड होना है, वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है मैसेज उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसमें फ्रेम का हेडर आ जाता है पहले,
और उसके बाद फ्रेम का डाटा एरिया आ जाता है जहाँ पे वो ARP मैसेज होता है, और एंड पे CRC हमारा कोई एल्गोरिदम लग जाता है जो एरर डिटेक्शन का कोई भी मेथड यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो इनकैप्सुलेशन की आगे अगर हम बात करें एक कि उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं इनकैप्सुलेशन के लिए, तो प्रॉक्सी ARP एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है राउटर की तरफ से, जो ट्रैफिक जो है उसको हैंडल करता है, राउटर्स के होस्ट के दरमियान जो ट्रैफिक चल रही होती है उसको अब जो राउटर वो प्रॉक्सी ARP यूज़ कर रहा होता है वो रिकग्नाइज़ करता है ARP रिक्वेस्ट को फॉर होस्ट on the other side of the router that can't reply for themselves, और राउटर जो है वो आंसर करता है उन एड्रेसेस को विद एन ARP रिप्लाई मैचिंग द रिमोट IP एड्रेस विद द राउटर्स इथरनेट एड्रेस। तो ये राउटर खुद ब खुद ही उसकी मैपिंग कर लेता है डेस्टिनेशन सोर्स के एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस के साथ, खुद ब खुद उसकी मैपिंग के लिए वो उसको यूज़ कर लेता है। ये X ने Y को रिक्वेस्ट की तो ये राउटर ने Y के साथ क्या क्या काम किया, तो राउटर था, होस्ट A था, IP एड्रेस उसका था, तो राउटर के पास डेफिनेटली मैक एड्रेस था और IP एड्रेस भी था होस्ट B का भी, तो डेफिनेटली वो हमारा मशीन कोई भी है, Y है कोई भी है, तो राउटर के पास रिक्वेस्ट आ गई कि जी ठीक है जी आपने 158.108.33.1 ये उसका IP एड्रेस है और आपने जी मैपिंग करनी है Y के साथ। तो इस तरह से राउटर जो है वो ऑटोमेटिकली होस्ट B का जो है हार्डवेयर एड्रेस है उसको जो X ने IP एड्रेस दिया था उसको उनकी आपस में मैपिंग करवाता है, उसको मैपिंग करवा के रिप्लाई कर देता है जी ठीक है जी आपकी मैपिंग हो गई है जी। उसके बाद रिवर्स ARP एक यूज़ होती है टेक्निक, जो कि वर्क स्टेशन के ऊपर यूज़ होती है। इतने एड्रेस जो होते हैं वो उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ होती है जी। उसके बाद इनवर्स ARP होती है, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स जो होते हैं उनका जो IP एड्रेस होता है होस्ट को उसको फाइंड करने के यूज़ की जाती है, और उसके बाद ATM जो है वो उसको यूज़ करता है, तो वहाँ पे ये यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, बड़ा अहम प्रोटोकॉल है ये भी। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो हमें जो है ना बेस्ट एफर्ट करता है डिलीवरी प्रोवाइड करने की। डिलीवरी प्रॉब्लम जो होती हैं वो इग्नोर्ड हो जाती हैं। डाटाग्राम जो बेसिकली होता है, जो डाटा है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा होता है वो ड्रॉप भी हो सकता है। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होता है वो हमें एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो होता है ना वो प्रोवाइड करता है कि ठीक है जी आपका जो डाटाग्राम है ना उसके साथ वो कोई ना कोई टेक्निक्स लगा दी जाती हैं एल्गोरिदम, जिसकी वजह से हमारा जो डाटाग्राम है वो ड्रॉप नहीं होता। काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, चेकसम है, उसका जो एरर्स आ सकती हैं कि हेडर जो है उसका सिर्फ मसला हो सकता है, TTL एक्सपायर हो सकता है, डेस्टिनेशन जो है नो रूट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क ये मैसेज होता है, और कॉन्ट डिलीवर टू डेस्टिनेशन होस्ट ये मैसेज हो सकता है। तो सम एरर जो है वो रिपोर्ट हो जाती हैं। तो राउटर जो है वो मैसेज बैक जो है ना वो सेंड मैसेज करते हैं सोर्स को होता है वो डाटाग्राम के ज़रिए से। तो मैसेज जो होते हैं वो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होती है उनके साथ उनके पास प्रॉब्लम की, तो इसने इनकैप्सुलेट करना होता है
आईपी डाटाग्राम के अंदर। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होता है वो बेसिकली जो मैसेज है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और बेसिकली आईसीएमपी जो है उसको इनकैप्सुलेट करना होता है आईपी के अंदर। तो आईसीएमपी को यूज़ करने का मकसद होता है बेसिकली रीचेबिलिटी जो होती है उसको टेस्ट करना, कि एक इंटरनेट होस्ट ए है, क्या वो इंटरनेट होस्ट बी को रीचेबल है। अगर डाटाग्राम ए से बी को डिलीवर हो जाए तो ये पिंग कमांड जो मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया है, वो पिंग प्रोग्राम जो होता है वो टेस्ट करता है उस रीचेबिलिटी को, कि ठीक है जी सेंडर जो आप डाटा सेंड कर सकते हैं ए से बी को या बी ए को, वो ए को बैक जो उसको रिप्लाई करता है। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है ना वो जो है एरर और इन्फॉर्मेशन मैसेज उनको वो डिफ़ाइन करता है। अब एरर मैसेज क्या हो सकता है जी, कि सोर्स जो है वो क्विंच हो गया है, टाइम जो है वो एक्सीड हो गया है, डेस्टिनेशन जो है अनरीचेबल है, रीडायरेक्ट हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड हो जाते हैं, तो ये एरर आ जाती हैं। और इन्फॉर्मेशनल मैसेज जो होते हैं वो आते हैं कि जी इको रिक्वेस्ट जो रिप्लाई आ रही होती है, ठीक है जी फलां जो एड्रेस रिप्लाई फ्रॉम, उस आईपी एड्रेस आपको रिप्लाई आ रहा होता है कि ठीक है जी ओके, या एड्रेस जो आपने उसका मास्क रिक्वेस्ट जो है उसको रिप्लाई लेना है, राउटर की डिस्कवरी करनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। इसका जो अगर फ्रेम की बात करें तो इसके पहले फ्रेम हेडर आ जाता है, उसके बाद फ्रेम डाटा आ जाता है। फ्रेम जो डाटा होता है उसके अंदर आईपी हेडर होता है, और उसके बाद आगे फ्रेम डाटा के अंदर आईपी डाटा का एरिया होता है, उसके अंदर फिर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का हेडर होता है और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का डाटा एरिया होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारा बेसिकली मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी सूट के अंदर, और ये अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस जो है वो ऑफर करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर, जब डाटा जो है वो सेंड किया जाता है किसी दूसरे कंप्यूटर को। और ये रिलायबल डाटा डिलीवरी जो होती है वो सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में जो रिलायबिलिटी है वो इस ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ना उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टीसीपी जो है वो रिलायबल ट्रांसपोर्ट चूँकि प्रोवाइड कर रहा होता है ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो इसलिए जो मोस्ट इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं ना वो टीसीपी को यूज़ करती हैं, एज नो अदर प्रोटोकॉल हैज़ प्रूव टू वर्क बेटर। अगर हम सर्विसेज की बात करें कि टीसीपी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन है, कंप्लीट रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, स्ट्रीम इंटरफेस प्रोवाइड करता है, रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप ये सर्विस देता है, और ग्रेसफुल कनेक्शन शट डाउन सर्विस ये प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी बात करें एंड टू एंड सर्विसेज की, तो जो एप्लीकेशंस हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं एक कनेक्शन की। डेफिनेटली कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करनी हो हमने तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले उसके लिए हमारा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, फिर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं ना। अदरवाइज़ तो जब कनेक्शन ही नहीं क्रिएट होगा, इस्टेब्लिश होगा दो एप्लीकेशंस के दरमियान में, तो उसको यूज़ तो नहीं किया जा सकता। तो जो टीसीपी कनेक्शन होता है उसको बेसिकली वर्चुअल कनेक्शन कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से डेफिनेटली क्रिएट होते हैं। और इंटरनेट जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सपोर्ट जो है उस कनेक्शन को प्रोवाइड नहीं कर रहा होता।
बेसिकली जो TCP का अपना सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स है, जो दोनों जो कंप्यूटर्स हैं उन पे ऊपर वो उसकी समझ लें एक एलियन जो कनेक्शन उसको क्रिएट कर देता है। TCP जो है वो IP को यूज़ करता है मैसेज को कैरी करने के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। और जो TCP का जो मैसेज होता है वो इनकैप्सुलेट होता है IP के डाटाग्राम के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम में होस्ट A ने होस्ट B के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। तो राउटर जो है उसके ज़रिए से उन दोनों के दरमियान में जो नेटवर्क इंटरफेस है वो स्टार्ट हो गया है, और वो IP एड्रेसेस डेफिनेटली वो डाटाग्राम के साथ उनके एनकैप्सुलेशन हो गई है, तो उनकी जो कनेक्शन है उनके दरमियान में वो इस्टेब्लिश हो गया है। अगर हम TCP के रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो TCP जो है वो रिलायबिलिटी उसकी है कि वो रीट्रांसमिशन जो है ना उस प्रोसेस के ऊपर वो काम करता है, क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो बेसिकली यूज़ की जाती है वेरिफिकेशन के लिए कि जो डाटा है वो सक्सेसफुली अराइव्ड हो गया है। अगर तो एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिलती तो फिर क्या होता है TCP में जो प्रीवियस डाटा होता है उसको रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। ये नीचे एक होस्ट है, उसने मैसेज 1 सेंड किया, होस्ट 2 के पास गया, उसने मैसेज 1 रिसीव किया, उसने एक्नॉलेजमेंट दी, रिसीव एक्नॉलेजमेंट 1 हो गई, ठीक है जी, ओके हो गया। मैसेज 2 सेंड हुआ, मैसेज रिसीव भी सेंड हो गया, रिसीव मैसेज 2 होस्ट ने ले लिया, उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 सेंड कर दी और होस्ट 1 ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर ली। फिर मैसेज 3 जो है होस्ट 1 ने सेंड किया, पैकेट जो है वो लॉस्ट हो गया, किसी वजह से भी लॉस्ट होता है, हमने ऊपर पढ़े हैं रीजंस हो सकती हैं। तो ठीक हो गया जी, होस्ट 2 के पास पहुंचा ही नहीं, इसलिए कम्युनिकेशन हुई ही नहीं। तो फिर क्या होगा, रीट्रांसमिशन होगी। जब उसको टाइम होता है ना, टाइम के बाद उसकी रीट्रांसमिशन होगी, तो रीट्रांसमिट मैसेज 3, अब उसने एक्नॉलेजमेंट 3 सेंड कर दी, ठीक हो गया जी, मैसेज उसके पास डिलीवर हो गया। कितनी देर वेट करना पड़ता है TCP को कि उसका मैसेज जो है वो डिलीवर होना चाहिए। अब जो टाइम है एक्नॉलेजमेंट के लिए वो डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन भी डिपेंड करता है, और ट्रैफिक जो होती है उसकी कंडीशन को के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने मल्टीपल कनेक्शन इस्टेब्लिश अगर किए हुए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी जो कंडीशन है ट्रैफिक की वो चेंज होती है। तो जो एस्टिमेटेड टाइम होता है, राउंड ट्रिप टाइम जो होता है हर कनेक्शन का, बस उसको मद्देनजर रखा जाता है, और एक अडॉप्टिव रीट्रांसमिशन टाइम जो होता है वो एक एलोकेट किया जाता है जिसके तहत वो रीट्रांसमिशन हो जाती है। अब जो TCP है वो यूज़ जो कर रहा होता है वो विंडो मैकेनिज़्म जो यूज़ कर रहा होता है अपने डाटा फ्लो के लिए। द अमाउंट ऑफ बफर स्पेस अवेलेबल एट एनी टाइम इज़ कॉल्ड द विंडो। जितना आपने बफरिंग करनी है उसके लिए जितनी स्पेस चाहिए होती है उसको विंडो कहा जाता है। एंड अ नोटिफिकेशन दैट स्पेसिफाई द साइज इज़ कॉल्ड द विंडो एडवर्टाइजमेंट। And in the figure below, a sequence of messages that illustrate TCP flow control. When the maximum segment size is 100 octets, a sender can transmit enough data to fill the currently advertisement windows. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंडर इवेंट्स जो था उसने 1 से लेकर 100 ऑक्टेट्स जो हैं वो सेंड किए। $2500 जो है वो उसका बफर साइज़ था, उसमें से 1 से 100 तक उसने सेंड किए। अब जो एक्नॉलेजमेंट गई वो गई जी 1000 तक, बाकी विंडो के पास कितने बच गए हुए 1500। अब उसने डाटा सेंड कर दिया जी 1001 से लेकर 2000 तक।
ठीक हो गया जी। वो भी 2000 उसने रिसीव कर लिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी दे दीजिए, रिसीव कर ली। बाकी बच गए साइज़ 500। और उसके बाद सेंड उसने जो डाटा अपडेट सेंड किए वो किए जी उसने 2001 से लेकर 2500 तक। तो वो और जो है वो बाकी 500 भी उसके पास आ गया। विंडो का साइज़ अब 0 हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ गई जी, ठीक हो गई ये। तो 2500 से स्टार्ट हुआ था काम, वो ओके हो गई। अब जो रिसीवर है साइड है, सोर्स जो है, उसने जो डाटा सेंड करने की कोशिश की, उसको जो 2000 ऑक्टेट्स जो हैं वो एप्लीकेशन को रीड हुए, ठीक है जी। तो उसने 2500 तक तो एक्नॉलेजमेंट दे दी थी, अब उसका बफर साइज 200 है। अब उसने आगे फिर क्या किया जी, 2500 एक से लेकर 3500 तक 100 ऑक्टेट्स सेंड किए, ठीक हो जी। विंडो का साइज 100 पूरा हो गया, उसका उसने रिसीव कर लिया जी। 3500 तक मैंने रिसीव कर लिया जी। अब उसने 3500 से लेकर 4500 तक सेंड किया जी, 1000 किया। विंडो का साइज 0 हो गया, उसकी भी उसने एक्नॉलेजमेंट दे दी। तो उसने एक्नॉलेजमेंट जो दी वो उसने दी कि जी 4500 तक का जो डाटा है वो रिसीव हो गया जी। इस तरह से विंडो और बफर साइज जो है वो वर्किंग करते टीसीपी के अंदर। ये नीचे फिगर जो है वो शो कर रही है कि किस तरह से एक कनेक्शन जो है उसको क्लोज़ करने के लिए 3 वे हैंड शेकिंग जो है वो की जाती है। एक्नॉलेजमेंट जो है वो चूँकि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है, और वो गारंटी के लिए यूज़ की जाती है कि ऑल डाटा जो हैज़ बिन ट्रांसमिटेड और अराइव्ड हो चुका है। जब कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हुआ उससे पहले एक्नॉलेजमेंट आ गई है कि सारा जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो रिसीव हो चुका है, अराइव हो चुका है। सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट दे दी, सेंडर ने फिर आगे से एक्नॉलेजमेंट दे दी कि ठीक है जी। रिसीवर के पास एक्नॉलेजमेंट चली गई कि ठीक हो गया जी, ओके हो गया जी। इस तरह से उनका जो कनेक्शन होता है वो आपस में क्लोज हो जाता है। दोनों ने आपस में एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट दे दी कि ओके जी, ट्रांसमिशन इज़ डन। सेंडर और रिसीविंग दोनों साइडों ने अपना अपना डाटा रिसीव कर लिया, सोर्स ने, सेंडर ने जो डाटा सेंड किया था। तो इस तरह से ये थ्री वे हैंड शेक्स जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है किसी भी कनेक्शन को जो टीसीपी यूज़ कर रहे होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने आईपी रूटिंग, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, उसकी जो क्लासेस थी उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसका फंक्शन और उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। उसका फॉर्मेट को डिस्कस किया, टेक्निक्स को यूज़ किया कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। हमने इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल उसको डिस्कस किया कि वो क्यों यूज़ किया जाता है, किस फंक्शन, उसका मकसद क्या है। और हमने फिर टीसीपी जो प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी बेसिकली एक सूट है जिसके अंदर टीसीपी जो है एक अलग प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल को हमने उसको देखा वो क्या काम करता है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, किस तरह से वर्किंग कर रहा है, तो उसके बारे में हमने सारी डिस्कशन की। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने नेटवर्किंग के बारे में कुछ सीखा हो, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए बेनिफिट दे मेरी वीडियो। तब तक दुआ में याद रखिएगा जी। जावेद शाहीन की तरफ से जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पे रहमतें करे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।